हेलो एवरीवन, ज्ञानदा एस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला होने वाला है बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम और सेकेंड होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, तो बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम से बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन तो डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। ये जो पोर्शन है इनसे रिलेटेड तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होना चाहिए, जिससे आपका ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम आसान हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, उसके बाद पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। अगर वेटेज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है ये डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, इसमें क्या है कि हम लोग डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अंक, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 1 से 1000 तक संख्या दिया हुआ है, 1 से 999 तक संख्या दिया हुआ है। ओके, तो उसमें पूछ देगा कि कितने अंक हैं। ओके, या फिर 300 से 400 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ओके, पहला हो गया डिजिट्स, दूसरा हो गया संख्याएं। क्या है कि नंबर्स ऑफ डिजिट्स पूछ देगा। सेम क्वेश्चन वही कि 100 से लेके 300 के बीच में जो संख्याएं हैं उनके बीच में कितने डिजिट्स का यूज़ किया गया है, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछ देगा। ओके, आगे अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज़, जैसे कि मान लेता हूँ जो हमारे सम संख्याएं होती हैं 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8 गुणित 10 गुणित 12 गुणित डैश 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 कहाँ तक मान लेता हूँ कि 98 तक हैं। इनका पूछ देगा कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं इसमें। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखे जा चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स की बात करूंगा तो फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स में क्या पूछेगा कि 1, 3, 5, 7 इन संख्याओं को मिलाकर कितने नंबर तो 1 से 1000 के बीच में कितने नंबर्स हम लोग बनाए जा सकते हैं जिनमें 1, 3, 5, 7 का यूज़ हुआ है। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी रूल, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू, सम ऑफ द सीरीज, इस बारे में हम लोग 1 बाय 1 हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास होना चाहिए बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। जब तक ये आपका क्लियर नहीं है तब तक इसमें हम लोग मूव करेंगे तो कुछ टफनेस आ सकते हैं। ओके, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले तो इसका वेटेज, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम का वेटेज तो सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो बात करते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, इनमें जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहने वाले हैं संख्या पद्धति। ओके, संख्या पद्धति को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। पहला होने वाला है रियल नंबर्स, दूसरा होने वाला है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ओके, तो काल्पनिक संख्याएं जो होता है हमारे पास, वो तो हमारे एग्जाम पे, पीएससी या व्यापम पे उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले विगत सालों में हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, किनको हम लोग कौन सी संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ओके, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में पहला पॉइंट ये नोट करना है आपको, वे संख्याएं जिनमें ith टर्म कंपलसरी होना चाहिए या फिर रूट के अंदर माइनस वाला टर्म कंपलसरी होना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट नोट करना है, जिनमें ith टर्म कंपलसरी होना चाहिए।
या फिर रूट के अंदर माइनस वाला कोई टर्म कंपलसरी होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये नोट करना है कि ये जो आई है, ये जो आपका आई लिखा हुआ है, ये होता क्या है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं आयोटा। ओके, दूसरा पॉइंट नोट करेंगे आप, आई को हम लोग कहते हैं आयोटा। तीसरा पॉइंट कि ये जो आयोटा है, आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है √(-1). ओके, ये वैल्यू जो है तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अगर आया क्वेश्चन तो ये आएगा कि आई का वैल्यू क्या होता है। √(-1) जो है तो आई का वैल्यू होता है, आयोटा का वैल्यू होता है। अगर ये जो रूट लिखा हुआ है, रूट को इक्वल के इस बार अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये सेम वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ I² आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, ये वैल्यू भी आपको पूछ सकता है कि I² का वैल्यू क्या होता है। ओके, या फिर इसको ऐसे भी पूछ देगा कि इस माइनस को अगर मैं इक्वल के इस पर ट्रांसफर करूं तो -I² का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। माइनस को ट्रांसफर कर दिया इस बार। ओके, तो ऐसे जो है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। और अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करूं मैं तो पहला एग्जांपल आप नोट कर लेना, जैसे कि थ्री प्लस 5i में लिख दिया। क्योंकि इसमें आयोटा वाला टर्म है, ith टर्म है, इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इमेजिनरी नंबर्स बोल सकता हूं, काल्पनिक संख्याएं बोल सकता हूं। ओके, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, 3 प्लस √(-9). ओके, देखो रूट के अंदर माइनस वाला टर्म दिख गया, ये रहा रूट के अंदर जो है तो ये माइनस वाला टर्म दिख गया। दैट मीन्स ये जो है तो आपका इमेजिनरी नंबर होगा। इसको और जो है तो कैसे लिखा जा सकता है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 प्लस √(-1) इंटू 9 में लिख सकता हूँ इसको। और ये जो 9 होता है, 9, ये जो 9 है, 9 क्या 3 का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। ये जो 9 होता है, 9 क्या 3 का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे केस में मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस 3i लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो रूट के अंदर -1 जो लिखा हुआ है उसको मैं i डायरेक्टली लिख सकता हूँ, आयोटा डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा काल्पनिक संख्या है। तो जहाँ पे रूट के अंदर माइनस वाला टर्म दिखे और जहाँ पे ith टर्म दिख गया वो हो जाएगा आपका काल्पनिक संख्या। ओके, तो बात करते हैं हम लोग रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में। इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, इससे ऊपर नहीं पूछेगा इमेजिनरी नंबर। ओके, बात करते हैं हम लोग रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में जाने से पहले जो है तो इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स जो है तो नंबर लाइन में कहाँ पे लाई करते हैं। अगर मैं नंबर लाइन ले लूँ, ये है आपका नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन ले लिया और ये भी एक नंबर लाइन ले लिया। कहने का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस ले लिया हूं और ये एक वाई एक्सिस ले लिया हूं। एक्स एक्सिस जो है तो -∞ से +∞ तक वेरी कर रहा है। सिमिलरली वाई एक्सिस भी +∞ से -∞ तक वेरी कर रहा है। अब यहां पे कहीं पे तो 0 होने वाला है, यहाँ पे कहीं पे 1 होने वाला है, यहाँ पे कहीं पे 2 होने वाला है, यहाँ पे 3 होने वाला है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 कहाँ तक? +∞ तक।
सिमिलरली यहाँ पे -1 होने वाला है, -2 होने वाला है, यहाँ पे -3 होने वाला है, -4 होने वाला है, -5, -6, -7, माइनस इन्फिनिटी तक। अब अगर y एक्सिस की बात करूँ तो इसमें जो है आपका होने वाला ith टर्म वाला इस लाइन में आने वाला है। यहाँ पे ले लूँगा i, 2i, 3i, 4i, 5i, कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। सिमिलरली नीचे वाले में ले लूँगा -i, -2i, -3i, -4i, डैश 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, तो इससे हम लोग को ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, इस एक्स एक्सिस में रियल नंबर्स को डिनोट किया हुआ है और वाई एक्सिस में इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट किया हुआ है। क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर को डिनोट किया हुआ है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, इस नंबर लाइन को, ये जो वाई एक्सिस वाला नंबर लाइन है, इसको मैं क्या बोलूँगा, इमेजिनरी नंबर लाइन। और एक्स एक्सिस में सारे के सारे रियल नंबर जो है तो डिनोट किए हुए हैं, इसलिए मैं इस लाइन को बोलने वाला हूं रियल नंबर लाइन। ओके, तो हमारा जो फोकस होने वाला है वो पूरा का पूरा जो है तो इस रियल नंबर लाइन पे होने वाला है। तो बात करते हैं हम लोग रियल नंबर लाइंस के बारे में। यहां पे मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक रियल नंबर लाइन ले लेता हूं जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। ओके, और यहां पे कहीं पे होने वाला है 0, यहां पे कहीं पे होने वाला है 1, यहां पे कहीं पे होने वाला है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। वैसे ही यहां पे कहीं पे होने वाला है -1, -2, -3, -4, -5, -7, -8, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि 1 बाई 1 जितने भी इस रियल नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं, मैं उनके बारे में 1 बाई 1 हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, क्या करता हूँ कि ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जो 1 है, 1 के आगे वाले जितने भी नंबर्स हैं मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे कहीं पे क्या होने वाला है, ये लाइन को मैं, ये पॉइंट को क्या बोल दे रहा हूँ, 1, ये जो पॉइंट होने वाला है ये आपका है 1। 1 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं मैं उनको कहने वाला हूं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। ओके, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। हिंदी में लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और ये तो रहा 1 से आगे की बात। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो 0 है, अभी मैं 0 से आगे की अगर बात करूंगा, यहां पे कहीं पे 0 होने वाला है, 0 से आगे तक कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, तो 0 से जब नंबर स्टार्ट होगा तो ऐसे संख्याओं को मैं क्या बोलूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां तक? प्लस इन्फिनिटी तक। ऐसी संख्याओं को मैं कहने वाला हूं होल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। ओके, देखो क्या है कि प्राकृतिक संख्या से जस्ट बड़ा है, एक 0 को ऐड करने से क्या होगा कि वो पूर्ण संख्या बन जाने वाला है। प्राकृतिक संख्या में एक 0 ऐड कर दिया तो वो जो है तो पूर्ण संख्या बन जाने वाला है। अब पूर्ण संख्या से जस्ट बड़ा जो है एक और नंबर होगा, वो होगा पूर्णांक, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी करता है।
ओके, यहाँ पे कहीं पे आने वाला है 0, यहाँ पे कहीं पे आने वाला है 1 और यहाँ पे कहीं पे आने वाला है -1। ओके, तो इसी सेम लाइन को मैं एक और नीचे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कहीं पे क्या आ रहा है +1, यहाँ पे कहीं पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है और यहाँ पे कहीं पे क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो ये ऊपर वाला लाइन जो है तो क्या है कि -∞ से +∞ के तक जो वेरी कर रहा है उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, इंटीजर या फिर पूर्णांक। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक। लेकिन उसी पूर्णांक वाले लाइन में जो 1 से आगे कहाँ तक, +∞ तक की अगर बात करूंगा, 1 से आगे +∞ तक की बात करूंगा, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और -1 से लेके -∞ तक की संख्याओं को क्या कहने वाला हूं मैं, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, अब क्या है कि सर आपने जो है तो 1 से आगे तक की बात कर ली +∞ तक, -1 से लेके -∞ तक की बात कर ली कि ये जो तो नेगेटिव पूर्णांक होता है, लेकिन ये एकलौता 0 यहाँ पे रह गया है। तो 0 क्या होने वाला है, तो 0 के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये रहेगा कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये सिर्फ एक पूर्णांक होता है। ओके, एक चीज और कि जो धनात्मक पूर्णांक है कहां से स्टार्ट होता है, 1 से ∞ तक। और साथ में एक चीज और यहां पे देख सकते हो कि जो हमारा प्राकृतिक संख्या है वो भी 1 से लेकर +∞ तक वेरी कर रहा है। मतलब कि जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही क्या धनात्मक पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ओके, अब ये तो हो गया पूर्णांक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ और भी नंबर्स होते हैं जो कि -∞ से +∞ तक वेरी करते हैं, +∞ तक वेरी करते हैं, जो कि पूर्णांक से जस्ट बड़ा होगा। क्या होगा, पूर्णांक से जस्ट बड़ा होगा। इसको मैं कहने वाला हूं परिमेय संख्या। ओके, इसको मैं क्या कहने वाला हूं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में ये बात हम लोग की पता है कि वे संख्याएं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, जहां पे जो q का वैल्यू होता है वो जो है तो 0 के इक्वल नहीं होता है। ओके, परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे ये जो q होता है q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, देखो q को 0 इसलिए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि q 0 के इक्वल इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर मैं q को 0 लिख देता हूं तो ये वैल्यू हो जाने वाला है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी एक अपरिभाषित अंक है। इन्फिनिटी जो है तो अपरिभाषित होता है। इसके अलावा क्या मैं p को 0 लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मैं p को 0 लिखता हूं, 0/q लिख दिया तो इसका वैल्यू होने वाला है 0। और 0 आप ध्यान दे रहे होंगे कि इस लाइन में -∞ से +∞ तक परिमेय संख्या वाले लाइन में यहाँ पे जो है तो 0 लाई कर रहा है। यहाँ पे ये देखो 0 लाई कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया हमारे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, p/q कहने का मतलब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले लो। ये कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि 2/7 हो गया, 5/3 हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि 6/1 हो गया। 6/1 को हम लोग डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हैं। मतलब कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वही क्या परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ओके, और बात करते हैं हम लोग उससे, मतलब बड़ा तो नहीं होता है, परिमेय संख्या से बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो भी एक दशमलव संख्या ही होती है। अभी तक क्या है कि दशमलव संख्याओं के बारे में अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, एक चीज़ यहाँ पे नोट ये करना है कि ये प्राकृतिक संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया और पूर्णांक हो गया, ये सारे के सारे जो है तो गैर दशमलव संख्याएं होती हैं, नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, इसमें दशमलव संख्याएं नहीं होती हैं। ओके,
लेकिन जो परिमेय संख्या होता है वो जो है तो दशमलव संख्याएं भी हो सकती हैं, और अपरिमेय संख्याएं, इसके जस्ट बात पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसे संख्याएं जिनको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ओके, चलो पहले अपरिमेय संख्या खत्म कर लेता हूं, उसके बाद जो है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं वो बताता हूं। अपरिमेय संख्या क्या है कि ऐसी संख्या जिनको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। साथ में तो एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, जैसे कि √2 का वैल्यू हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, पाई हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। यहां पे मैं क्या कह रहा था कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सारे के सारे गैर दशमलव संख्याएं होती हैं, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दशमलव संख्याएं होती हैं। इसमें खास बात यह है कि परिमेय संख्या दशमलव संख्या भी हो सकता है और दशमलव संख्या भी नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 जो है तो दशमलव संख्या नहीं है, डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं 5/3 को अगर लिखना चाहूँ, 5/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1.66 डैश 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब कि 6 तो है ही एक परिमेय संख्या, 5/3 भी है, 2/7 भी है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है वो हमेशा दशमलव संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या हमेशा दशमलव संख्या ही होगा। जैसे कि √2 का जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414। रूट डैश 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 √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732 डैश डैश डैश। ओके, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, दशमलव संख्याएं होती हैं। आई होप कि यहाँ तक आप मतलब अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है तो इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से देखने को मिलता है। एक बारी फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो दशमलव संख्याएं हो भी सकती हैं और दशमलव संख्याएं नहीं भी हो सकती हैं। ओके, लेकिन जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है वो हमेशा ही दशमलव संख्या होगा, ये बात आपको याद रखना है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, तो ये इसके बारे में तो सबको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो है तो 1 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं देखो, ये एक क्या है, वेन डायग्राम है, ये एक वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम हमारा रीजनिंग का एक पार्ट होता है। ओके, तो इस वेन डायग्राम में क्या दर्शाया गया है कि जो नंबर सिस्टम है वो दो टाइप के होते हैं, एक वास्तविक संख्या है और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को इस आयत में रखा गया है, इस आयत में रखा गया है, और उस आयत के अंदर में जो है तो सबसे छोटा नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करता है। अगर उसमें पूर्ण संख्या 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या, और उसी में -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की बात की जाए तो वो बन जाता है पूर्णांक। यहाँ पे अभी तक आप देख रहे हो कि दशमलव संख्या नहीं आई है, लेकिन जैसे ही मैं परिमेय संख्या में जाऊंगा, पूर्णांक से जस्ट बड़ा जो है तो परिमेय संख्या होता है। दशमलव संख्याओं को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है परिमेय संख्या, जिसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं। ओके, तो ये जो है तो
परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो अगर आप बोलोगे कि ये जो 5 है, 5 जो है तो एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। ये आप 5 के बारे में नोट कर सकते हैं। परिमेय संख्या के बारे में क्या बताया कि वो दशमलव संख्या हो भी सकता है, दशमलव संख्या हो भी सकता है और दशमलव संख्या नहीं भी हो सकता है। ये जो है तो परिमेय संख्या के बारे में हो गया। उससे भी अलग एक होता है अपरिमेय संख्या। ये जो वेन डायग्राम बना हुआ है इससे बाहर एक होता है अपरिमेय संख्या, जो कि p/q के रूप में नहीं होता है, लेकिन हमेशा जो है तो दशमलव संख्या होता है। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, -√5 हो गया, पाई हो गया, 3.147894 डैश डैश डैश। ये जो है तो आपका अपरिमेय संख्या होने वाला है। इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या होने वाला है? रियल नंबर। रियल नंबर हमारा वास्तविक संख्या। उससे जो छोटा नंबर होने वाला है वो होने वाला है परिमेय संख्या। उससे जो छोटा होने वाला है वो होने वाला है पूर्णांक। उससे भी छोटा जो नंबर होने वाला है वो होने वाला है पूर्ण संख्या। और उससे भी छोटा जो नंबर होने वाला है वो होने वाला है प्राकृतिक संख्या। ये जो सीक्वेंस है, रियल नंबर सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद परिमेय संख्या होगा, फिर उसके बाद पूर्णांक होगा, फिर उसके बाद जो है तो आपका होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा, उसके बाद जो है तो आपका प्राकृतिक संख्या होगा। इस सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है तो पूछे जा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। साथ में ये जो होता है हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर बड़ा होता है किससे? अपरिमेय संख्या से, या फिर इर्रेशनल नंबर। यहां पे अपरिमेय संख्या लिख दे रहा हूं। चलो, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है तो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस से पूछे जाएंगे आपको। ओके, तो ये हो गया इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखो, मैं क्या बताया हूं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो हाँ, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो दशमलव संख्याएं हो भी सकती हैं और दशमलव संख्याएं नहीं भी हो सकती हैं। ओके, तो और अपरिमेय संख्या तो हमेशा दशमलव संख्या होगा। ओके, लेकिन जो दशमलव संख्याएं हैं उनके बारे में हम लोग को कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको हम लोग को 1 by 1 जो है तो याद रखना है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। डेसिमल नंबर्स, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? दशमलव संख्याएं। ओके, दशमलव संख्याओं को क्या करने वाला हूं कि मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहला होने वाला है टर्मिनेटिंग और दूसरा होने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हम लोग कहने वाले हैं समाप्ति संख्याएं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं जैसे कि 3/2 हो गया, ओके, या फिर एक और नंबर ले लेता हूं 7/2 ले लिया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/2 को, ये जो है तो परिमेय संख्या है, यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो 7/2 यहाँ पे ले लेता हूँ। 7/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3.5 में इसको लिख सकता हूँ। 7/2 को क्या लिख सकता हूँ? 3.5। कहने का मतलब ये है कि ये जो है
दशमलव के एक संख्या के बाद जाके रुक गया, समाप्त हो गया, तो ऐसे संख्याओं को मैं क्या कहने वाला हूँ, टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर समाप्ति संख्याएं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, 2.5 हो गया, 3.28 हो गया, 9.81 हो गया, ये जो है तो समाप्त हो चुके हैं, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, टर्मिनेटिंग संख्याएं, टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर समाप्ति संख्याएं। तो हमेशा याद रखना है कि जो समाप्ति संख्याएं होती हैं वो हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं या फिर परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, अब क्या करना है कि बात करते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। टर्मिनेटिंग का जस्ट उल्टा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, या फिर कहेंगे इसको हम लोग गैर समाप्ति संख्याएं। ओके, गैर समाप्ति संख्याएं जो है तो दो तरह के होंगे। पहला होने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग, देखो गैर समाप्ति को क्या नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स, या फिर रिपीटिंग की जगह में एक और वर्ड यूज कर देता है इंग्लिश में, रिकरिंग। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है, नॉन, आगे नहीं दिख रहा होगा तो यहां पे लिख ले रहा हूं, रिकरिंग। ओके, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो क्या करना है इसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, गैर समाप्ति आवर्ती संख्याएं। आवर्ती संख्याएं मतलब रिपीट कर रही है, रिपीटिंग, रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 2.555555 दशमलव के बाद जो 5 है वो जो है तो इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि ये दशमलव संख्या भी है। तो ऐसे संख्याओं जो है जो रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे कि रैशनल नंबर। हमेशा जो है तो रैशनल नंबर जो होता है, परिमेय संख्या होता है, वही रिपीट करता है। ओके, तो ये बात आपको नोट करना है। साथ में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, गैर समाप्ति, गैर आवर्ती दशमलव संख्याएं, वो होते हैं हमेशा इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर्स या फिर अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि पाई का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि 3.14159265, अगर इन्फिनिटी तक जाओगे तो वो जो है तो लगातार रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कि नॉन रिकरिंग हो गया या फिर नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, जो कि हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होता है। आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो इनसे बनते हैं कुछ क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बात मूव करते हैं, जो कि होने वाला है यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। ओके, डेफिनेशंस के साथ साथ कुछ स्पेशल नंबर्स भी हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। क्या है, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसी संख्या जिनको हम लोग गिनने के लिए प्रयोग में करते हैं, वे संख्या जिनका प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है। ओके, तो हम लोग जब भी काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो एक से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या, प्रकृति ने दिया है, नेचुरल है ये। तो ऐसा ये डेफिनेशन दिया हुआ है जो कि एक से स्टार्ट होता है। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्राकृतिक संख्या बता चुका हूँ, पूर्ण संख्या भी बता चुका हूँ, और पूर्णांक संख्याएं बता चुका, परिमेय संख्या बता चुका, अपरिमेय संख्याएं भी बता चुका, वास्तविक संख्याएं बता चुका, काल्पनिक संख्याएं बता चुका। कुछ स्पेशल नंबर्स और होते हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। क्या है कि एक होता है सम संख्या। सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जिनके अंत में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अंत वाले अंक में, इकाई अंक में,
ऐसी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। या फिर जिसके इकाई अंक में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। ओके, अब क्या होता है कि कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जो कि किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती हैं। एक से विभाजित होती हैं लेकिन अन्य नंबर से विभाजित नहीं होती। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ओके, तो इन संख्याओं की खास बात यह है कि ये संख्याएं क्या होता है कि या तो खुद से विभाजित हो रहे हैं या फिर सिर्फ एक से विभाजित हो रहे हैं, किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं हो रहे हैं। ओके, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जो किसी से भाज्य नहीं हो रहा है, किसी से भाग नहीं जाएगा, किसी से विभाजित नहीं होगा, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो अभाज्य संख्याएं क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित न हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो ऐसे नंबर डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक देख सकते हैं हम लोग। और एक बात ये नोटिस कर सकते हो कि ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं कि जो अभाज्य नंबर्स हैं वो जो है नेचुरल नंबर्स ही हैं। नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है। नेचुरल नंबर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? अभाज्य संख्या कह रहे हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट ये रहेगा कि सबसे छोटा जो हमारा अभाज्य संख्या है वो होने वाला है 2। सबसे छोटा क्या है? ये छोटा है। और इसके बारे में एक और नोट पॉइंट कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन अभाज्य संख्याओं में जो 2 होता है हमारा इकलौता सम संख्या होता है। जितने भी अभाज्य संख्या मिलेंगी आगे वो सारे के सारे क्या होंगी? हमेशा विषम संख्याएं होंगी। ये जो तो इकलौता सम है। इकलौता सम संख्या, सम अभाज्य संख्या। ये 2 के बारे में नोट पॉइंट हो गया। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या वो क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। ओके, तो इस तरह से इसको याद रखना है। साथ में एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो होने वाला है अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा एक और संख्या होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ओके, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स हो गया। इसका जस्ट उल्टा होता है, एक होता है क्या? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभाज्य का जस्ट उल्टा कहने का मतलब है कि अभाज्य जो है तो किसी से भाग नहीं जाता है। तो भाज्य क्या होगा? भाज्य ऐसा नंबर जो कि एक से ज़्यादा संख्याओं से भाग चला जाए। स्वयं से भाग जाएगा ही, एक से तो जाएगा ही, साथ में किसी और नंबर से भी भाग जाएगा। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहने वाले हैं? भाज्य संख्या कहने वाले हैं। जो कि 4 से स्टार्ट होता है। जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है। और आगे अगर बढ़ेंगे तो 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 15 होता है, डैश 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 आगे, है ना। तो देखो, इसका मतलब ये है कि ये जो है तो 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा। अगर 10 की बात करूं तो 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी भाग जाएगा, 5 से भी भाग जाएगा और 10 से भी जाएगा। ओके, लेकिन अभाज्य संख्याओं का केस में क्या था कि जैसे कि ये 7 हो गया, 7 सिर्फ 1 से भाग जा रहा है और 7 से भाग जा रहा है, 1 या फिर स्वयं से भाग जा रहा है। और इसमें इस केस में क्या है कि एक स्वयं के साथ साथ कोई और नंबर भी मिल जाएगा जिससे वो भाग जाने वाला है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहने वाले हैं? भाज्य संख्या। बहुत बढ़िया। आगे ये नोट पॉइंट रहेगा कि सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटा, ये जो 4 है
ये सबसे छोटा भाज्य संख्या है। छोटा भाज्य क्या है? सबसे छोटा भाज्य जो है तो आपका 4 होने वाला है। और अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा भाज्य संख्या जो कि विषम संख्या है, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या वो होने वाला है आपका 9। अगर इस लाइन में जाएंगे तो सबसे विषम संख्या इकलौता 9 है, और ये आपका क्या है कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या आपका 9 होता है। तो ये एक नोट पॉइंट हो गया। ओके, तो इस क्या क्या बात कर चुके हैं? हर एक संख्याओं के बारे में बात कर चुके। इकलौता बच गया है यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं। तो बात करते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ओके, देखो इसमें अभाज्य मतलब कि इसको हम लोग क्या अभाज्य वर्ड ही यूज किया है, तो अभाज्य को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम। प्राइम नंबर कहते हैं, मतलब सह दे दिया है, मतलब कि को प्राइम नंबर्स कहेंगे इसको हम लोग। क्या कहने वाले हैं? को प्राइम नंबर्स। इसका अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। ओके, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब यह है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 1 5 जो है तो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ऐसी संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। ओके, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि इसका जो गुणनखंड है एक का जो गुणनखंड है वो एक ही होने वाला है। 5 का गुणनखंड जो है तो 1 और 5 होने वाला है। तो इसमें जो उभयनिष्ठ है वो क्या है आपका? एक जो है तो उभयनिष्ठ है, एक के अलावा कोई अन्य नहीं है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये जो तो रॉन्ग एग्जाम्पल है, ये इसको काट लो। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ 15 और 20। 15 और 20, 15 का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर देखूं तो 15 का कॉमन फैक्टर होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 15 होता है। अगर 20 की बात करूं तो 20 का जो है तो कॉमन फैक्टर होता है 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है और खुद 20 होता है। ओके, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो होने वाले हैं, एक तो कॉमन है ही दोनों में, और कौन सा है? 5 भी कॉमन है। 5 भी कॉमन है, साथ में और कोई कॉमन नहीं, लेकिन इसमें 2 कॉमन दिख गए। और इसका डेफिनेशन क्या बोला है कि सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये संख्या जो है तो आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप कि आप यहाँ तक भी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि होने वाला है ये कुछ टेस्ट में लेना चाहूंगा आपका कि इन संख्याओं को देख के आपको क्या क्या याद आता है। ओके, पहला संख्या होने वाला है क्या? पहला संख्या लिखा हुआ है 3 धन 2 गुणित वर्गमूल 5, 3 + 2√5। ये देख के आपको क्या याद आ रहा है? जब भी मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो अपरिमेय संख्या होता है उसमें रूट के अंदर वैल्यूज होते हैं, रूट के अंदर वैल्यूज होते हैं, मतलब कि ये तो डेफिनेटली एक अपरिमेय संख्या होने वाला है। अपरिमेय संख्या होने वाला है। ओके, क्या ये एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हो नहीं सकता क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये एक दशमलव संख्या है। अपरिमेय संख्या है मतलब कि ये दशमलव संख्या है, मतलब कि ये जो ना तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, ना ही पूर्ण संख्या हो सकता है और ना ही पूर्णांक हो सकता है। ओके, ये क्या है?
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को मैं क्या दशमलव संख्या भी बोल सकता हूं, दशमलव संख्या बिल्कुल है। साथ में इसको क्या बोल सकता हूं मैं, गैर समाप्ति संख्या भी होने वाला है ये। साथ में ये जो है तो गैर आवर्ती संख्या भी होने वाला है। ओके, क्या है कि जो दशमलव संख्या होता है अगर वो गैर समाप्ति संख्या है तो डेफिनेटली वो क्या है अपरिमेय संख्या है, और गैर आवर्ती संख्या है तो वो डेफिनेटली क्या है अपरिमेय संख्या होता है। ये अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि रूट 16 को देख के आपको क्या क्या याद आता है। अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 जो होता है आपका, ये जो 16 होता है, 16 जो है तो ये होता है 4 का वर्ग होता है। जब भी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू दिख जाए, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूं पूर्ण वर्ग दिख जाए, 4 का वर्ग दिख गया, तो इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं। ये आपको वर्ग वर्गमूल में जो है तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक को, लेकिन अभी के लिए फिलहाल जब भी वर्ग परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए, पूर्ण वर्ग दिख जाए, और वो पूर्ण वर्ग जो है तो एक रूट में हो, तो ये जो वैल्यू मिलने वाला है ये डायरेक्टली 4 वैल्यू दे देगा। तो ये जो है तो 4 दिख गया, और 4 जो है सबसे पहले तो ये जो है तो रूट के अंदर वैल्यू दिख रहा था, मतलब कि ये हो सकता था कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन मुझे क्या पता है कि ये 16 जो है तो 4 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग जो है और वर्गमूल लगा हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्टली 4 लिख दूंगा। अब 4 के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि 4 जो है तो आपका एक प्राकृतिक संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या है। साथ में ये एक पूर्ण संख्या भी है, साथ में ये एक पूर्णांक भी है, और क्या है परिमेय संख्या है क्या ये, बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या भी है। कैसा टाइप का परिमेय संख्या है, गैर दशमलव परिमेय संख्या है ये एक, और ये एक गैर दशमलव परिमेय संख्या भी है, गैर दशमलव परिमेय संख्या है। ओके, तो ये जो है तो रूट 16 को देख के ये पता चलता है। रूट 12 के बारे में अगर बात करें, वर्गमूल 12 जो है तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, दैट मीन्स ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो मैं डेफिनेटली वो क्या है एक दशमलव संख्या होगा। अगर वो अपरिमेय संख्या है तो वो जो है तो गैर समाप्ति संख्या भी होगा, साथ में वो जो है तो गैर आवर्ती संख्या भी होने वाला है। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं 3.333333, तो मुझे क्या पता है कि जब भी आवर्ती संख्या दिखे, ये क्या है आपका आवर्ती संख्या है, साथ में ये क्या है आपका दशमलव संख्या भी है, साथ में ये आपका जो है गैर समाप्ति संख्या भी है। पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसको जस्ट इरेज कर रहा हूं। पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या भी नहीं है, और आपका प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, क्योंकि ये दशमलव संख्या है। ठीक है, तो मुझे क्या पता है कि जब भी ये माफ कीजिएगा ये समाप्ति गैर समाप्ति संख्या है ना, हाँ सही है, जब भी गैर समाप्ति आवर्ती संख्या, क्या बोल रहा हूं मैं, गैर समाप्ति आवर्ती दशमलव संख्या दिखे, तो वो हमेशा क्या होता है एक परिमेय संख्या होता है। तो इनसे रिलेटेड जो है तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका जो है तो पीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन जो है तो व्यापम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चांसेस है कि आने वाले विगत सालों में भी ये जो है आसान सा कॉन्सेप्ट जो है तो आपको पूछे जाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे,
ये बाकी चीज़ें आपका होमवर्क रहेगा, जैसे कि ये जो है तो माइनस में दिया हुआ है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ओके, ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलूँगा। अगर वो परिमेय संख्या है तो दशमलव संख्या भी होगा। अगर वो दशमलव संख्या है तो इसको जब मैं भाग दूंगा तो पता चलेगा कि वो दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या के बाद जो है तो पता चलेगा कि ये जो है तो आवर्ती संख्या है या नहीं। तो इनसे रिलेटेड जो है तो आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। जैसे कि ये जो है 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर लिखना चाहें तो 3 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। साथ में ये एक विषम संख्या भी है। विषम संख्या के साथ साथ ये एक अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या के साथ साथ ये एक सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या भी है। तो इतनी सारी बातें हम लोग कह सकते हैं किसी एक संख्या को देखने के बाद। ओके, तो बाकी चीज़ें आप खुद से, ये जो है तो आपका होमवर्क रहेगा। ये 11 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 6 -6 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जीरो के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि जीरो जो है तो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर जीरो की बात की जाए तो जीरो के बारे में कुछ बातें हम लोग नोट करते हैं। जीरो के बारे में क्या है, जीरो हम लोग क्या, ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या ये नहीं है, प्राकृतिक संख्या ये नहीं है। ये जो है तो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण है, बिल्कुल है। पूर्णांक है क्या, पूर्णांक भी है। और क्या, परिमेय है क्या, परिमेय संख्या भी है। और अपरिमेय है क्या, अपरिमेय संख्या भी है। ये जो है तो अपरिमेय संख्या भी है, क्योंकि आप नंबर लाइन में जब देखेंगे तो जीरो भी वहां पे लाई कर रहा था, जीरो भी जो है तो लाई कर रहा था। ओके, और क्या हो सकता है, ये जो है तो एक सम संख्या होने वाला है। क्या सम संख्या होता है, जीरो एक सम संख्या है, ठीक है। जैसे कि पहले बता चुका हूं कि जब भी सम संख्या कैसे पता चलेगा, जब भी 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये जो है तो एक रॉन्ग हो गया ना, एक रॉन्ग हो गया। अपरिमेय संख्या, जीरो जो है तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक जो है तो अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता है। अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है कि दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। तो ये जो है तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे। और जीरो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, अभाज्य, भाज्य, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हम लोग लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। तो ये जीरो से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। एक चीज़ और कि ये जो है तो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये सिर्फ एक पूर्णांक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि होने वाला है यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होते हैं नंबर्स के, जो है तो प्रॉपर्टीज होते हैं। जितने भी डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनका जो है तो प्रॉपर्टीज है। जो अभी तक मैं पढ़ाया उसमें क्या, जीरो के बारे में बता चुका कि ये जो है तो धनात्मक, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये बात मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्या प्राकृतिक संख्या ही धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये बात भी मैं बता चुका आपको। एक बात ये आपको नहीं बताया कि जो पाई होता है आपका, पाई जो है तो एक्चुअल में कौन से नंबर, पाई आपका जो है तो एक अपरिमेय वाले में बता चुका हूँ कि अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन पाई से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये होना चाहिए आपका कि जब भी पाई जो है, पाई का वैल्यू अगर 22/7 दिखे तो ये जो है तो एक्चुअल में ये p/q के फॉर्म में दिख गया। ये p/q के फॉर्म में दिख गया, इसलिए जब भी 22/7 का वैल्यू पूछे कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या होने वाला है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। लेकिन पाई का अगर वैल्यू, डायरेक्ट पाई की बात की जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो होता है 3.141592, ऐसा कुछ होता है, डैश 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 इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में जो है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं कि पाई के दो वैल्यू होते हैं, 22/7 और 3.141592 डैश डैश डैश। ओके, तो जीरो के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन कि जीरो एक सम संख्या है, ये बात भी बता चुका। एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। भाज्य और अभाज्य के बारे में बताया था, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको नोट करना है। दो एकमात्र
सम अभाज्य संख्या है, ये बात भी बता चुका। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ये बात भी बता चुका। 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है, ये बात भी बता चुका मैं आपको। और 9 जो है तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है या होता है। देखो विषम के बारे में ये बात तो पता है कि वहाँ पे फीमेल वाला वर्ड यूज किया जाएगा कि होती है, सम वाले में क्या है, होता है। तो ऐसा कुछ होता है ना। अभाज्य संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 1 या 5 बनता है। इनसे रिलेटेड ये जो चीज़ है ये आपको याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है। ये वाला, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट जो है तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है कभी कभी। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देगा कि कोई भी संख्या ले लो जो अभाज्य संख्या है। कौन सा अभाज्य संख्या? जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कोई भी ले लो, जैसे कि 19 ले लिया मैं। 19 को अगर 6 से भाग दूंगा, या तो यहाँ पे 1 आएगा या फिर 5 आएगा। क्या शेषफल जो है, तो शेषफल की बात कर रहा हूँ, शेषफल। क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा होगा कि कोई भी एक संख्या देगा, उसको अगर 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 तो हमेशा मार लेना 1, क्योंकि हमेशा 1 ही आएगा। इसको अगर भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 6 3 18, मतलब कि शेषफल 1 आने वाला है। कोई भी एक और संख्या ले लेते हैं, 23 ले लेते हैं। 23 को अगर 6 से भाग दूंगा तो 6 3 18, 5 जो है तो शेषफल आने वाला है इसमें। कोई भी एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 71। इसको अगर भाग दूंगा 6 से किससे, 6 से, तो 11 छक के 66 होता है। फिर से ये शेषफल जो है तो यहाँ पे 5 आने वाला है, 5 शेषफल। तो ऐसे केस में आप देख सकते हो कि ये जो है तो एक ऐसा नंबर है 6। जितने भी अभाज्य संख्याओं से अगर भाग दे रहा हूँ तो हमेशा शेषफल क्या आ रहा है, 1 या फिर 5 आ रहा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है तो एक तरह का शॉर्टकट साबित होने वाला है आपके लिए। बात करते हैं हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि संख्याओं में सबसे स्पेशल नंबर एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के डेफिनेशन ये होता है कि जो या तो एक या फिर स्वयं से विभाजित हो सकती है, किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ओके, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में ये क्वेश्चन आता है हमेशा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपको, ये जो है तो एक ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये जो है तो आपका प्री में आ चुका है, ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है, और कई सारे व्यापम एग्जाम्स में भी आ चुके हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो क्या पूछेगा कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 के बीच, या फिर 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको याद रख लेना है। ओके, उससे ज़्यादा जो है तो पूछने के चांसेस बहुत कम है। तो 1 से 10 के बीच कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 1 से 15 के बीच कितनी होती हैं, 6 होती हैं। 1 से 20 के बीच जो है तो 8 होते हैं। 1 से 25 के बीच जो है तो 9 होते हैं, और 150 के बीच जो है, 1 से 50 के बीच जो है तो 15 होते हैं। ओके, यहाँ तक आपको याद रखना है प्रॉपरली। अब आगे अगर मूव करोगे तो 1 से क्या 50 तक हो गया ना, 1 से 100 तक की अगर बात करोगे, यहाँ पे देख लो, 1 से 100 तक की अगर बात करोगे तो होता है 25। ओके, और 1 से 200 तक की अगर बात करोगे तो हो जाएगा 46। 1 से 300 तक की बात करोगे तो हो जाएगा 62। 1 से 500 तक की बात करोगे तो हो जाएगा 95। तो क्वेश्चन बीच में ऐसा पूछ देगा कि 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं क्या जानता हूं कि 1 से 200 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 46, और 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती है 25। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। डेफिनेटली मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो वैल्यू आ जाने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 2।
21 जो है तो आपका 100 से 200 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं। सिमिलरली 200 से 300 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 16। तो ये जो है तो आपको नोट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप किया जाता है। बात करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, और जितना हम लोग ये जो बेसिक पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।